वेलकम दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उपनिवेशवाद और देहात। दोस्तों, क्या हुआ कि जब अंग्रेज भारत आए तो आ तो गए थे बहुत पहले, व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने भारत की भूमि पर राजनीतिक शक्तियां स्थापित कर ली, जिसके मालिक बन गए, यानी भारत को पूरी तरह आज इतिहासों में खूब लिखा गया, पढ़ा गया, पढ़ाया गया। राजनेताओं ने चर्चा की कि भारतीय नवाबों का, राजों का, शासकों का को किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने बर्बाद कर दिया। अरे और तो और उनकी सेना को ही डिसबैंड कर दिया। सुरक्षा के नाम पर उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के धन से अपनी सेना बना ली। दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से, दूसरे शक्तियों से समझौता करने का अधिकार। और तो और छोड़िए, यहां तक कि इन नवाबों के, राजों के, शासकों के आर्थिक तंत्र पर भी एक अधिकार कर लिया। अब सबसे पहले तो इनका शासन बंगाल में है, तो बंगाल में इन्होंने क्या किया कि राजस्व वसूली का ठेका ले लिया, अधिकार ले लिया, और राजा को प्रशासन चलाने के लिए दिन ब दिन के खर्चे के लिए अंग्रेजों पर मोहताज होना पड़ा। तो इस तरीके से राजे महाराजे बर्बाद हो। और बाद में तो पूरा राज्य ही जब दखल कर लिया तो क्या हुआ कि राजा पेंशन भोगी बनकर आ गया। अब उसको न शासन करने का अधिकार था, न राजा था। और लेकिन चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि अंग्रेजों के इस कारनामे का, अंग्रेजों के इस कुचक्र का भारतीय देहातों पर क्या प्रभाव, भारत के किसानों पर क्या प्रभाव पड़े, भारत के मजदूरों पर, भारत के कारीगरों पर, भारत के व्यापारियों पर, भारत के जो कर वसूलने की जो प्रणाली थी, तालुकेदार थे अंग्रेजों के पहले, उनका क्या हुआ। तो इसकी चर्चा इतिहास में बहुत कम, पहली बार आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अब इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि भाई ठीक है, आपने उपनिवेश बनाया, उपनिवेश बनाया, हमारे राजा महाराजा का, नवाबों का, शासकों का आपने एक तरह से कहें तो सारे राजनीतिक अधिकार, सारे प्रशासनिक अधिकार आपने समाप्त कर दिए। लेकिन हमारे देहात में, जो गांव में जो किसान रहते थे, जो शिल्पी रहते थे, जो कारीगर रहते थे, जो मजदूर रहते थे, जो व्यापारी रहते थे, उनका क्या। तो उन्हीं, इतना ही नहीं, हम देखें कि ये जो हमारे वनवासी थे, चाहे वो पहाड़िया हो, चाहे संथाल हो, उनका क्या। तो इन सारी बातों की चर्चा आज हम लोग इस सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, हम देखते क्या है कि जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना शासन स्थापित किया तो 1793 में कर्नवालिस, उस समय हमारे गवर्नर जनरल होते थे कलकत्ता के, तो उनने क्या किया कि एक इस्तेमारी व्यवस्था, यानी अस्थाई बंदोबस्ती, परमानेंट सेटलमेंट लागू किए। तो इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ कि जमीन के प्रत्येक हिस्से को एक खास व्यक्ति, एक खास किसान के नाम से अलॉट कर दिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। और कहा गया कि उस किसान को इस जमीन की मालगुजारी यानी लैंड रेवेन्यू देनी हो, फसल हो नहीं हो, फसल अच्छी हो, फसल खराब हो जाए, लेकिन आपको देना हो। तो इस तरीके, पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि भाई अगर फसल हुआ ही नहीं, किसी ने किसी जमीन पर खेती की ही नहीं, तो जिस जमीन पर खेती नहीं होगी उसका कर नहीं लगेगा, उसका कर नहीं देना। अब समस्या ये थी कि आपने इस्तेमारी कहें, आप अस्थाई बंदोबस्ती कहें, आप परमानेंट सेटलमेंट कहें, तो आपने लागू कर लिए, लेकिन उस किसान से कर वसूलेगा कौन, उसका लेखा जोखा कौन रखेगा। और यह एक बड़ा व्यापक था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उसके लिए एक जमींदारी सिस्टम। अब ये जमींदारी सिस्टम क्या था कि अंग्रेजों ने दो काम किए।
एक तो कर वसूली के लिए आपने जिला स्तर पर एक राजस्व जिला की स्थापना की, हम लोग संक्षेप में तो केवल जिला कहते हैं, और उसके अधिकारी जो आईसीएस के अधिकारी होते थे वो क्या थे कि कलेक्टर। फर्क है, फर्क ये है कि आज हम लोग इनको हिंदी में समाहर्ता कहते हैं या जिला दंडाधिकारी कहते हैं, अंग्रेजी में इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां इनको हम डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। लेकिन उस समय इनको कलेक्टर कहा जाता। कलेक्टर, कलेक्टर मतलब क्या? कर संग्रह करता, कर संग्रह की सारी निगरानी करने वाला अधिकारी। और दूसरे, अब एक जिला में कई सारे गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं, जिला भी तब काफी बड़े बड़े थे। ये तो स्वतंत्रता के बाद जिला की संख्या विकास के लिहाज से हम बढ़ाते गए और जिला की संख्या काफी अधिक है। तो ये क्या थे कि ये जो गांव थे, तो इन गांव को एक महल के रूप में देखा गया। ये राजस्व ग्राम थे, राजस्व ग्राम, यानी इनका ग्राम बनाने के पीछे या जिला बनाने के पीछे लक्ष्य एकमात्र क्या था कि हम यहां से कर संग्रह करें। तो इसके लिए जमींदारी व्यवस्था की। तो जमींदारी में क्या किया गया कि एक सर्वे करके तय कर दिया गया कि किस जमीन से कितना कर किसान से लेना है, और उसके बाद इसमें इसको टेंडर कर दिया, ठेका दे दी, और कहा कि जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे जमींदारी दे दी जाएगी, उसे अधिकार दे दिया जाएगा, वह कर सकेगा। अब इस रिकॉर्ड को लोग देख सकते थे। देखने के बाद हुआ कि भाई इस महाल से या इस राजस्व ग्राम से कितने कर को निर्धारित किया है ब्रिटिश सरकार ने। तो जो कर थे, अब टेंडर भरने वाला ने क्या किया कि देख लिया कि भाई इतना कर इससे आएगा मैक्सिमम, और इसमें जो हमारा मेहनताना होगा या इस पर जो हम स्टाफ लगाएंगे, इस पर जो हम खर्च करेंगे, इसकी जो व्यवस्था करेंगे, तो उसकी लागत और अपना बचत काट कर वो एक राशि बढ़ कि भाई हम इस महल का इतना तक आपको दे सकते हैं। और जिसका बीट सबसे ज्यादा था उसे जमींदारी दे दी गई। और यह जमींदारी क्या थी कि ट्रांसफरेबल थी, और साथ साथ जमींदारों पर भी एक शर्त लाद दी गई। अब शर्त क्या लाद दी गई कि भाई आपको समय पर पूरा कर वसूल के आपको सरकारी खाते में जमा करना होगा। और कहा कि सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया। सूर्यास्त का नियम का मतलब क्या है कि तीसा जेठ हम लोग बोलते हैं। तीसा जेठ का मतलब है कि जेठ के महीने, मानसून आने के समय, उसके सूर्यास्त के पहले तक हर जमींदार को जो भू राजस्व की तय राशि है उसे सरकारी खाते में जमा करना है। अगर वो नहीं करता है तो क्या करना होगा भाई, उसकी जमींदारी को नीलाम कर दी जा सकती है, उसको दूसरे को बेच दिया जा सकता है। तो इस तरह जमींदारों पर एक दबदबा बना गया। अब क्या हुआ इस व्यवस्था के लागू होने से? जो पहले से तालुकेदारों की स्थिति अच्छी थी, वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में एक प्रभावशाली स्थिति रखते थे। अब उनकी स्थिति तो दब गई, अब वही काम जमींदारों को मिल गया। लेकिन इन जमींदारों में और तालुकेदारों में फर्क था। ये तालुकेदार क्या थे कि स्वयं उसी क्षेत्र में, उसी गांव में निवास करते थे। उनका संबंध था गांव के लोगों से, वो एक दूसरे के अच्छे बुरे के साथी थे, एक दूसरे के सहयोग करते थे, एक दूसरे की मदद करते। ठीक है, तालुकेदार संभ्रांत थे, थोड़े धनी थे, लेकिन समय समय पर वे किसानों को किसी न किसी रूप में सहायता करके, कर्ज के रूप में या किसी और रूप में सहायता करके उसको क्या करते थे, एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन अब यह स्थिति रही नहीं। जमींदारों में क्या हुआ कि ये जमींदार, एक एक जमींदार सैकड़ों महाल के जमींदारी को नीलाम ले लिए, और जब ले लिया तो वो क्या करने लगे, शहरों में बड़े कोठियों में बड़े लग्जरियस तरीके से। अब उसने क्या किया कि अपने तमाम स्टाफ की भर्ती कर ली, जो गांव में जाते थे, कर की वसूली करते थे, किसानों पर जोर जबरदस्ती करते थे। तो नतीजा क्या था, ये स्थिति हो गई।
अब क्या था कि ये स्थिति, तालुकेदारों को यह भी अधिकार था कि गांव के छोटे मोटे समस्या का, छोटे मोटे मुकदमों का निपटारा भी कर सकते थे, लेकिन जमींदारों को इस अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया। और ये अधिकार ये कलेक्टर्स जो थे उनको दे दिया गया कि भाई ये प्रशासनिक काम में या न्यायिक काम में इन जमींदारों की कोई भूमिका नहीं। और कर की राशि भी अधिक थी। कर की राशि अधिक इसलिए थी कि अंग्रेजों ने माना कि भाई अगर कृषि पर इन्वेस्ट किया जाता है, अगर उस पर निवेश किया जाता है तो उपज बढ़ने की संभावना है। और जब किसानों को क्या होगा, परमानेंट जब सेटलमेंट मिल जाएगा, वह उसकी अस्थाई जमीन हो जाएगी, तो वह उस पर डेवलपमेंट का काम करेगा। जमींदार भी अपने लाभ के लिए उस पर क्या करेगा, निवेश करेगा, फसल बढ़ेगी, मालगुजारी बढ़ेगी। और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिस पर खेती नहीं होती थी, तो जो ये वेस्ट लैंड था उसको वेस्ट लैंड बोलते हैं। जिस जमीन पर खेती नहीं होती है वो क्या हुआ कि वेस्ट लैंड है। तो जो वेस्ट लैंड है, उबड़ खाबड़ है, या किसी तरीके से कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं था, तो वहां किसान खेती ही नहीं करता था। हुआ कि जब वहां खेती बढ़ेगी, जब निवेश होगा तो उसको भी प्लान किया जाएगा, उस पर खेती की संभावना बढ़ेगी, तो जमींदारों का क्या होगा कि आय बढ़ जाएगा और इस लालच में वह निवेश करेगा। तो एक अच्छी व्यवस्था आपने लागू कर ली। चलिए, यह व्यवस्था तो चली, जमींदारी प्रथा लागू हो गई, लेकिन ये जमींदार भी देखा गया कि 75% जमींदार समय पर मालगुजारी नहीं दे पाते थे। अभी मालगुजारी क्यों नहीं देंगे भाई? जब आपने तय किया है, जब आपने खुद से बीट भरा है कि भाई हम इतनी राशि सरकारी खाते में जमा करेंगे, तो आप करते नहीं हैं। तो यह तो एक तरह का क्या था, कमीशन एजेंट। जमींदार मतलब क्या, कमीशन एजेंट। हम वसूलेंगे और अपने लिए इतना रख लेंगे, इतना में तय किए, उतना दे दिए, हम अपने कार्य से मुक्ति पा लिए, हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर लिए। तो अब किसान क्या होता था कि फसल न होने की स्थिति में, सूखा के समय, बाढ़ के समय, या और भी कोई समस्या आ जाए, अगर उनकी खेती नहीं हुई तो क्या हुआ, अगर खेती फसल नहीं हुआ तो वो जमींदार को कर नहीं देता था। जब कर की वसूली ही नहीं होगी, जब कर की वसूली नहीं होगी तो जमींदार, अरे एक आदमी नहीं दे तो चलो भाई ये एडजस्ट होगा, बाद में उससे वसूलेंगे, तब तक अपने पास से दे दे। लेकिन जब अधिकांश लोग कर देने से कतराने लगे तो कर देना इनके लिए, जमींदारों के लिए मुश्किल हो गया। अब क्या हुआ कि इन जमींदारों की जमींदारियां नीलाम की जाने लगी, और यह नीलामी के कारण क्या था कि जमींदारों का एक तरह से अपमान भी था और उनको नुकसान भी था। तो इन जमींदारों, अच्छा एक और फैक्टर था कि ये जो बड़े बड़े जोतेदार थे, जिनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ भूमि के जो स्वामी थे, तो किसान पहले क्या करता था, अगर फसल में किसी तरह की समस्या आई, पैसे की कमी हो गई, किसी का पशु मर गया, किसी के घर में कोई और पारिवारिक आपत्ति आ गई, तो उस हालत में उसकी हालत खस्ता हो गई, इसलिए नहीं दिया। तो उस समय क्या करते थे कि ये जो जोतेदार और तालुकेदार थे, ये किसानों को कर्ज देकर उस संकट से उबारने का काम करते थे। लेकिन अब ये जोतेदार और तालुकेदार किसानों को कर चुकाने के लिए कर्ज देने से मना कर दिया। यह किसानों की भी मजबूरी हो गई कि वो समय पर कर नहीं चुका सकते थे। तो कई सारे अब मुकदमेबाजियां होने लगे, लोग आपत्तियां करने लगे। तो जमींदारों ने एक नया तरीका निकाला कि भाई ये करना क्या है। तो उन लोगों ने क्या कि अपनी जमींदारी की संपत्ति को क्या किया कि अपने किसी परिवार के दूसरे सदस्य को, खास करके स्त्रियों को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी के नाम से ट्रांसफर कर दिया। अब कहें कि भाई ऐसा क्यों किया उसने? तो उस समय अंग्रेजी सरकार ने एक नियम बना रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा। अब
ट्रांसफर कर दिए। तो ऐसे हालत में अंग्रेजों के लिए यह बड़ी मुसीबत की समस्या थी कि भाई अब अपने ही कानून के विरुद्ध जाकर हम उसकी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकते, उसको नीलाम नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते हैं। तो जब बेच नहीं सकते हैं, अब मुकदमेबाजी में भी लंबे समय लगने लगे। तो नतीजा ये अब क्या था कि कुछ जमींदारों ने जिनकी संपत्तियां जब्त की गई, नीलाम किया जाने लगा, फिर से बोली लगाई गई। तो जमींदारों ने क्या किया कि अपने कुछ एजेंट को, या तो अपने संबंधियों को या अपने एजेंटों को, अपने नौकरों को, अपने हरवाहे चरवाहे इत्यादि को एजेंट बनाकर खड़ा कर दिया और ऊंची बोली लगाकर क्या किया कि जमीन को ले लिया। तो ये जो कलेक्टर्स थे, बाद में कलेक्टर्स ने जब अध्ययन किया तो उनको ये जानकारी में आई कि पेपर पर तो हम उसका जमींदारी नीलाम कर चुके हैं और वह दूसरे लोग ले चुके हैं, लेकिन वास्तव में उस जमींदारी का, उस संपत्ति का, उस जमीन का स्वामित्व उसी जमींदार के पास रह गया। तो यह एक निष्प्रभावी व्यवस्था बनने लगी। अब इस निष्प्रभावी व्यवस्था से निकलना अंग्रेजों के लिए बड़ी मुश्किल थी कि भाई इसका हम क्या हल निकालें, या तो कानून में परिवर्तन करना होगा। अब यहाँ क्या है, आपने इस्तेमारी व्यवस्था कर दी है। इस्तेमारी व्यवस्था में क्या है कि आप कर को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो आप करेंगे तो करेंगे क्या। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये कर लिया कि भाई देंगे नहीं, आपको कर देंगे नहीं, अब आप मुकदमेबाजी करते रहें। तो कुल मिलाकर ये अंग्रेजों का जो जमींदारी सिस्टम था, जो मूलतः बंगाल कहने का मतलब क्या है, बंगाल कहने का मतलब वर्तमान समय का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये पूरा प्रदेश मिलाकर एक प्रांत यानी बंगाल हुआ करता था। तो यहाँ जमींदारी सिस्टम लागू की। अब जमींदारी सिस्टम के कारण क्या हुआ, अब किसानों की भी हालत खराब होने लगी। कोई इन्वेस्ट करने को तो तैयार नहीं था, उनकी फसल बढ़ तो रही नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई आपने कर का निर्धारण जो किया तो वह उचित से अधिक था, बहुत अधिक था। नतीजा क्या था, अब फसल की गारंटी तो थी नहीं कोई कि फसल होगा ही। पूरा का पूरा कृषि मानसून पर, मौसम पर निर्भर रहने वाली एक व्यवस्था थी। कृषि में तकनीकी की व्यवस्था भी नहीं थी। नतीजतन जब किसानों को इसका लाभ मिलता ही नहीं, और जब किसानों को लाभ नहीं मिलता था तो क्या हुआ कि भाई अब उसी पर तो कृषि मजदूर भी जीवित था, उसी का आपको व्यापार भी करना था। तो तमाम चीजों को लेकर क्या हुआ कि पूरे गांव का ये स्ट्रक्चर ही बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया। अब जमींदारों का क्या हुआ कि उनका अपमान होने लगा, उनके साथ अंग्रेजों का भी विवाद होने लगा। किसानों, जब एक जमींदार किसान पर कर चुकाने के लिए दबाव डालता है तो एक विवाद तो किसान और जमींदार में बना। अब अगर वसूली न होने के कारण अगर जमींदार ने सरकार को वो कर चुकता नहीं किया तो सरकार और जमींदार के बीच विवाद बढ़ने लगा। तो इस तरह अब जो गांव में रहने वाले जो दूसरे लोग थे, अगर फसल ही खराब हो गई, अगर फसल ही नष्ट हो गया तो क्या होगा कि जो उस समय व्यापार थे वो किस चीज के थे, कृषि उत्पादों के थे या कृषि उत्पाद से बनने वाले वस्तुओं के थे। तो जो कारीगर थे, जो शिल्पी थे, उनकी व्यवस्था भी खराब होने लगी। उन पर आश्रित जो मजदूर थे उनकी दशा खराब होने लगी। तो कुल मिलाकर ये अंग्रेजों की यह जो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था, यानी राजस्व वसूली का जो तरीका था, उसके लिए जो नई व्यवस्था कॉर्नवालिस ने बनाई थी, इस व्यवस्था के कारण हमारे जो रूरल इकोनॉमी का है, उस समय भारत का इकोनॉमी का मूल स्रोत तो रूरल इकोनॉमी ही था, कृषि प्रधान। तो कृषि से ही सब कुछ होना था। नतीजा क्या हुआ कि इनकी हालत खराब। अब कुछ किसान तो ऐसे थे कि छोड़कर चलो भाई, क्या है कि वनों के इलाके में भाग जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी हालत खराब हो गई। तो अंग्रेजों के इस उपनिवेश बनाने और उपनिवेश की व्यवस्था के लिए जो नए सिस्टम को लागू किया,
उसने हमारे देहातों को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम जानने वालों के साथ शेयर करें। आगे हम लोग पुनः इस विषय पर, जो दूसरे प्रांतों में, बंगाल के बाहर के प्रांतों में जो नई सिस्टम अंग्रेजों ने लागू की, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।